जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ मैनुद्दीन नदाब। चुनाव सर पर है। 15 जनवरी को सोलापुर शहर समेत पूरे महाराष्ट्र भर में वोटिंग होगी, तो 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी, रिजल्ट हमारे सामने आएगा। सोलापुर शहर महानगर पालिका चुनाव को लेकर सोलापुर शहर में राजनीति गरमाई हुई है। सोलापुर शहर की अगर बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति, इन दोनों महागठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जहां भारतीय जनता पार्टी अब की बार 75 पार यानी बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे इस तरह का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी हम यहाँ पर अच्छी ताकत से जीत हासिल करेंगे, इस तरह से महाविकास आघाड़ी का कॉन्फिडेंस है। लेकिन एमआईएम पार्टी की भी अहम भूमिका इस महानगर पालिका के चुनाव में होगी, क्योंकि 2017 के महानगर पालिका चुनाव में 9 सीटों पर जीतने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस समय हाई कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्पसंख्यक समाज में ज्यादा मतदान मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। खास करके जो अल्पसंख्यक चर्चित इलाके हैं, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक इलाके हैं, वहां पर एमआईएम पार्टी अपनी ज्यादा ताकत लगाएगी, इस तरह से भी चुनावी विश्लेषण कहते हैं। सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही है तो प्रभाग क्रमांक 14 की। कुछ खास लोग प्रभाग क्रमांक 14 को ये हमारा दिल है इस तरह कहते हैं, लेकिन दिल में कितनी खराबियां हैं ये जानने की आज कोशिश करते हैं, और चुनावी मुद्दे खास करके प्रभाग क्रमांक 14 में क्या रहेंगे ये भी जानने की कोशिश करते हैं। प्रभाग क्रमांक 14 में 3 बड़ी पार्टियों में चुनाव हो सकता है। राष्ट्रवादी अजित पवार की राष्ट्रवादी, कांग्रेस और एमआईएम, इन 3 पार्टियों में चुनाव हो सकता है, और एमआईएम पार्टी की ओर से टिकट को लेकर खींचातान है। आज हमारे साथ राजा बागवान सर जुड़े हैं। राजा बागवान सर कई सालों से एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा फील्ड में काम करते आए हैं। इनके फैमिली बैकग्राउंड पर अगर नजर डाली जाए, राजकीय बैकग्राउंड पर अगर नजर डाली जाए, तो कोई सदस्य इनकी फैमिली से सियासत में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं, लेकिन कारोबारी लाइन से और एजुकेशन लाइन से, शिक्षा के लाइन से शहर में एक अच्छा खासा इनका संपर्क है। और राजा बागवान सर कई सालों से कांग्रेस पार्टी के माध्यम से सामाजिक उपक्रम और खास करके एजुकेशन फील्ड में काम करते आए हैं। उसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में फारूक शाब्दी पर भरोसा जताते हुए उन्होंने एमआईएम पार्टी के अंदर प्रवेश किया, और आज प्रभाग क्रमांक 14 से वो टिकट के दावेदार बन चुके हैं, टिकट के इच्छुक उम्मीदवार वो बन चुके हैं। आज हमारे साथ वो जुड़े हैं। क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर आपसे ये सवाल है, ज्यादा बात को लंबी ना करते हुए हम सीधे चुनाव पर आते हैं, अहम मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि काफी कम समय बचा है। 15 जनवरी को मतदान होना है, तो 16 जनवरी को वोटों की गिनती होनी है। तौफीक हत्तुरे माजी नगर सेवक हैं जी, तो माजी नगर सेवक होने के एतबार से 25 सालों से उनके भाई यहाँ के नगर सेवक थे, फिर उसके बाद वो उपचुनाव के बाद वो यहाँ के नगर सेवक बन गए। तो राजकीय विश्लेषण ऐसा कहते हैं कि 90% या 99% टिकट कंफर्म है तौफीक हत्तुरे साहब को। तौफीक हत्तुरे के साहब कौन, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को। एक बात तो यह है कि बिल्कुल 25 सालों से हत्तुरे फैमिली का इक्तदार रहा है प्रभाग 14 में। अच्छा। और जब तक रफीक हत्तुरे साहब रहे, अच्छा, काफी काम उन्होंने किया है। अच्छा। कुछ काम तौफीक हत्तुरे साहब के पीरियड में भी अच्छे हुए हैं। अच्छा। लेकिन आने वाला वक्त जो है ये सियासी तौर पर बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। अच्छा। लोगों के नजरियात बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं। अच्छा। अब जैसा कि आपने कहा कि तौफीक हत्तुरे साहब का टिकट कंफर्म है, तो अगर उनके साथ कंफर्म होता है और उनके साथ मुझे भी अगर टिकट मिलती है तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। अच्छा। या मैं ये कहूंगा कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो मेरे साथ कौन होता है मैं इसकी फिक्र आज तो नहीं कर रहा हूं। अच्छा। अगर मुझे टिकट मिलती है तो जो भी मेरे साथ आएंगे मैं उनके साथ मिलकर
विकास के लिए जी जान से काम करूंगा। अच्छा और अपनी पार्टी और मेरे प्रभाग के लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं अच्छा। उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूं। क्योंकि सर अगर देखा जाए तो अशफाक बागवान यहाँ पर है, सैफू मनियार है, बाबा अड्डेवाले है और याकूब यमार है, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन बहुचर्चित जो प्रभाग में ये नाम है एमआईएम पार्टी की ओर से, किस पर भरोसा जताएगी पार्टी? सर क्या गणित है आपका? मुझे ऐसा लगता है कि और आप भी हैं उसमें। जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहां तक फारूक भाई शादी को जानता हूं, अच्छा एक साफ सुथरा चेहरा है, अच्छा साफ सुथरे कैरेक्टर के मालिक हैं, बेलाग हैं, छक्के पंजे नहीं करते, अच्छा और उनको लोग भी ऐसे ही चाहिए। अच्छा जब मैं जुड़ा था तो उनकी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे क्लियर चेहरे चाहिए, अच्छा जो मसाइल को समझ सके, पढ़े लिखे हो, जिनको प्रभाग के प्रॉब्लम्स की जानी हो, और जो सक्षम है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और प्रभाग के लोगों की आवाज को सभागृह में उठाने के लिए जो सक्षम है, ऐसे लोगों को मैं टिकट दूंगा। अच्छा और आज तक उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के नाम फाइनल नहीं किए जहां तक मैं जानता हूं। अच्छा। वो सर्वे अभी भी कर रहे हैं, और सर्वे में जिनके नाम आएंगे इंशाल्लाह ताला उन लोगों को टिकट मिलेगी। सर एक सवाल आपसे मैं पूछना जरूरी समझता हूँ, आप अपने पे ना लीजिए, जी। क्योंकि ज्यादातर टीचर्स अगर देखा जाए जी। तो एक सेल्फिश टीचर्स, जी अपनी अपनी ड्यूटी, अपना अपना घर, अपने अपने स्टूडेंट्स उतने ही रहते हैं, सियासत से, सामाजिक काम से, सामाजिक एक्टिविटी से वो काफी दूर रहते हैं। लेकिन आप एक शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, ये हमारे लिए लोकतंत्र के लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो समाज में जो रियलिटी है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो थोड़ा सा दूर रहते हैं। लेकिन आपने कैसा सोचा कि सियासत में आए और एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़े? अभी सर्विस हो गई, रिटायरमेंट का वक्त अपनी बीवी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बहुत सारे लोग गुजारना, अभी इतनी साल ड्यूटी हो गई, तंग आ गए, ये सब ज्यादा जो ये होता है। लेकिन आप सियासत में आने का और इलेक्शन लड़ने का आप सोच रहे हैं सर? जी, असल में ऐसा है कि मेरी जिंदगी बहुत स्ट्रगल भरी रही। अच्छा। एक के पीछे एक जो है प्रॉब्लम्स आते गए, और जो मेरे उरूज का दौर था, मैंने रफीक हत्तोरे को कमिटमेंट किया था 2002 में कि मैं तुम्हारी मुखालिफत नहीं करूंगा, उसको 20 साल तक मैंने निभाया है। अच्छा। और इसके साथ साथ जो है मेरे घर के मसाइल, जिम्मेदारियां, ये भी जो है होने की वजह से मैं सियासत से दूर रहा असल में। अच्छा। असल मेरे अंदर सियासत का बीज जो है मेरे वालिद ने बोया है। अच्छा। मेरे वालिद कहा करते थे कि अगर तुम्हारे पड़ोस में, मोहल्ले में, आसपास में किसी की मैयत हो तो तुम जरूर जाओ। अच्छा। अगर किसी के घर शादी है तो जरूर जाओ, अगर कोई बीमार है तो उसकी अयादत के लिए जाओ। अच्छा। ये हमारे अब्बा की सीख जो है ना, मैं लोगों में गया। अच्छा। और जब लोगों में गया तो मुझे ऐसा लगता था कि लोगों की आवाज जो है ना, ये सही ढंग से पहुंच नहीं रही है। अच्छा। लोगों की आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं जैसे कि पहले भी बताया कि अब मांगने का जमाना नहीं रहा, अब तुमको मांगने से कोई कुछ नहीं देता। अच्छा। तुमको जो चाहिए वो तुमको लड़ कर लेना चाहिए। अच्छा। और जो लड़ कर ले सकते हैं कानून की बुनियाद पर, कायदे के दायरे में रहकर, आज ऐसे लोगों की सियासत को बहुत जरूरत है। ये जब मेरी समझ में आया तो मैंने सियासत में आने का फैसला किया। अच्छा। सियासत में तो मैं पिछले तकरीबन 45 साल से हूँ। अच्छा। लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का इरादा मैंने लॉकडाउन के बाद किया है। अच्छा, आपकी इलेक्शन लड़ना है, पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ना है, इस तरह से आपने इरादा किया। खास करके प्रभाग क्रमांक 14 से आप इच्छुक उम्मीदवार हैं सर। जी सर। क्या लगता है आपको कि प्रभाग क्रमांक 14 का विकास हुआ है सर? सच कहूं तो नहीं लगता है। अच्छा। और आप भी आजमा सकते हैं, खियाबान चौक से लेकर आप पाछापेट के कॉर्नर तक पहुंचिए, खियाबान चौक से लेकर बारामंद चौक तक पहुंचिए, खियाबान चौक से लेकर सिविल हॉस्पिटल तक पहुंचिए। ये जो वीआईपी जो है ये मतदार संघ है, कलेक्टर ऑफिस है, कोर्ट है, सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ ये वीआईपी असल में जो है ये मतदार संघ है, ये प्रभाग है। लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे ना तो इसके उतना बुरा हाल, प्रभाग 14 के उतना बुरा हाल कहीं भी नहीं है।
अच्छा। मैं आपको बताता चलूं कि हर मस्जिद के बाहर नमाजों के पहले, खास करके जुमा की नमाज के पहले, आपको गटार बहती हुई दिखाई देगी। अच्छा। ये गटर क्यों बहती है? हम क्या समझ रहे हैं कि गटार साफ करने के बाद जो है ना हमारी जिम्मेदारी खत्म हुई है। अच्छा। हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि प्रभाग 14 में सिविल हॉस्पिटल से लेकर समाचार चौक तक जो लाइन है, ड्रेनेज की लाइन, वो 100 साल पुरानी है, अंग्रेजों की जमाने की है। अच्छा। इसके ऊपर किसने आवाज उठाई कि ये पाइपलाइन जो है ना चेंज होनी चाहिए? अच्छा। और किसने ये कहा गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र शासन से या कारपोरेशन से, कि हमारी जो है ना लाइन बड़ी कर दो, 9 इंच है तो उसे 18 इंच की कर दो, ताकि हमारे ये मसाइल दूर हो। इतनी तेजी से आबादी बढ़ी है प्रभाग 14 के अंदर, कॉम्प्लेक्स खड़े हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन लाइन वही है पुरानी, 100 साल पुरानी। तो ये ड्रेनेज के मसाइल तो होने वाले ना, उसके साफ करने से मसला हल होने वाला नहीं है। अच्छा। आपको लड़कर फंड लाना पड़ेगा और ये लाइन चेंज करनी पड़ेगी, तभी ये मसला हल हो सकता है। अच्छा सर, जिम्मेदार कौन है इन सारी चीजों का? जो विकास नहीं हुआ है, जो ये समस्याएं दूर नहीं हुई है, कौन सी पार्टी, कौन आपको जिम्मेदार लगता है कि सारी चीजों का? साहब मैं एक बात बताऊं, बिल्कुल साफ दिल से बताता हूं, तकरीबन 65-70 साल कांग्रेस की हुकूमत रही। अच्छा। और एक हाथी सत्ता रही। अच्छा। उनको कोई चैलेंज नहीं था। अच्छा। बाद में आहिस्ता आहिस्ता भारतीय जनता पार्टी आगे आती गई। अच्छा। वो भी इसके बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी उसके लिए जिम्मेदार है। अच्छा। असल में शहर का कारोबार चलता है स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर। अच्छा। आप अगर पिछली बॉडी की तरफ जाएंगे, 2017 तक के, 2022 तक की जो बॉडी थी, एक बार जो है, सिर्फ एक बार स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हुआ। 4 साल तक बेसहारा थी स्टैंडिंग कमेटी। अच्छा। फैसले कौन करेगा हमारे शहर के विकास के? अच्छा। और ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। सबका साथ सबका विकास, कहां हो रहा है विकास? अच्छा। और किसका साथ ले रहे हैं आप? नहीं, बड़ा जिम्मेदार कौन है, बीजेपी या फिर कांग्रेस? दोनों। बड़ा जिम्मेदार है। देखिए साहब, जिसको ज्यादा मौका मिला वो बड़ा जिम्मेदार। अच्छा, कांग्रेस को ज्यादा मौका मिला? कांग्रेस को ज्यादा मौका मिला, वो जिम्मेदार है। उनके पास तो एक हाथी सत्ता थी ना साहब। मैं वही बोल रहा हूं कि आप कुछ करे तो कोई आपको पूछने वाला नहीं था, कोई विरोधक नहीं था आपके सामने। अच्छा। उस वक्त भी आपने नहीं किया। खासदार परिणीति शिंदे 3 बार की विधायक थी, अभी सांसद बन चुकी है जी। विकास किया है? विकास किया है? नहीं, विकास करने की रस्म अदा की है। अच्छा, विकास नहीं हुआ साहब। अच्छा, अगर विकास होती तो मैं शिकायत करने यहाँ नहीं बढ़ता, मैं उनके ऑफिस में होता। अच्छा, कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ते आप? मैं कांग्रेस का पार्टी बिल्कुल नहीं छोड़ता। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ वो इलाके, मैं थोड़ा इसके लिए बोल रहा हूं कि मैं उस इलाके में रहता हूं। वो इलाके जो मुस्लिम बाहुल्य है, वहां पर इतनी खराब दशा क्यों है? अच्छा। फंड, हम टैक्स पूरा अदा करते हैं। अच्छा। मुस्लिम इलाका है करके हमको टैक्स में कोई छूट नहीं है। अच्छा। हमारे से पूरा टैक्स लिया जाता है, तो हमारा विकास क्यों नहीं होता? यहाँ की सड़कें एक साल में क्यों उधर जाती हैं? रास्ते खराब क्यों होते हैं? इसके लेके कमीशन लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, और इतना बुरा काम होता है कि 1 साल के बाद वहां से गुजरना मुश्किल होता है। अच्छा। इसमें जो सत्ताधारी है वही जिम्मेदार है इसके। सर, अब देखा जाए तो एमआईएम पार्टी, जिस पार्टी से आप इच्छुक उम्मीदवार हैं, कुछ खास समुदाय की पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है, ये लोग क्या करेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं सर, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? एक बात तो जो है, ये एक सियासी हथकंडा है कि एमआईएम जो है ये बीजेपी की बी टीम है, और इसका इस्तेमाल करने वाले सबसे ज्यादा सेक्युलर पार्टीज हैं। अच्छा। मैं आपको बताता चलूं, जितनी बाकी पार्टियां सेक्युलर हैं, उतनी ही एमआईएम भी सेक्युलर है। अच्छा। उन्होंने अपने हैदराबाद के अंदर 2 उप महापौर दलित समाज के बनाए हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं तो वो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते। अच्छा। वो मजलूमों की बात करते हैं। जहां जिस किसी पर जुल्म हो, वो किसी जात पात से ताल्लुक रखने वाला हो, उसकी बात पार्लियामेंट में उठाते हैं। क्या वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं? कश्मीर में कौन सा मुसलमानों का नुकसान हुआ था? अच्छा।
वो बंदा असदुद्दीन अवैसी पाकिस्तान पर हमले की बात कर रहे हैं। वो किस बुनियाद पर जो है ना वो जातिवादी हो सकते हैं? अच्छा। ये इनको वोट हासिल करने के लिए एक असल में कांग्रेस का वोट बेस जो था वो मुस्लिम और दलित थे। अच्छा। जो 2012 के बाद नहीं 1992 के बाद ये दोनों समाज, पहले तो मुस्लिम जो है कांग्रेस से दूर चले गए। अच्छा। उसके बाद भी दलित भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस से दूर चले गए। अच्छा। मुझे एक बताइए साहब, जो मेरे सामने बहुत बड़ा मसला है, इन्होंने इस समुदाय को अपने तरफ जोड़ने के लिए क्या कोशिशें की? अच्छा। होनी चाहिए ना। तुमको मालूम है कि तुम्हारी पार्टी का बेस मुस्लिम और दलित है और ये तुमसे दुखे हुए हैं, फिर वो बाबरी मस्जिद के इश्यू पर हो या दलितों के मसाइल को लेकर हो। अच्छा। तो तुम उनका समाधान क्यों नहीं कर सके? क्यों उन्हें जोड़ने के लिए तुम काम नहीं किए? जबकि भाजपा को ये तुम्हारे से ज्यादा मालूम था कि अगर हम मुस्लिम को और दलित को कांग्रेस से दूर करेंगे तो हम सत्ता में आएंगे। अच्छा। और उन्होंने ये किया, लेकिन डिफेंस जो है ना कांग्रेस नहीं कर सकी। आज उसके लिए ये हाल है उनकी। अच्छा। शोलापुर में शोलापुर में क्या स्थिति है सर कांग्रेस की? आप कैसा देख रहे हैं कांग्रेस को शोलापुर के अंदर? अगर मैं कहूं तो आज आपको मुबालगा लगेगा, आप उसे गप समझ सकते हैं, अच्छा। लेकिन एमआईएम की जो सीट है वो कांग्रेस से ज्यादा आएंगे। अच्छा। एमआईएम की सीट कांग्रेस से ज्यादा? जी। किस बेस पर सर? इस बेस पर कि हमारे पास एक मजबूत लीडर है। अच्छा। नेशनल से लेकर लोकल तक हमारे पास एक मजबूत क़यादत है, एक मजबूत लीडरशिप है। अच्छा। और हम अपनी बुनियाद पर डटे हुए हैं। हमको मालूम है हम सत्ते में आने वाले नहीं है, लेकिन हमको यह भी मालूम है कि अब हमने इरादा किया है फारूक शादी साहब की क़यादत में कि अब हम लड़ कर लेंगे। अच्छा। कायदे और न्याय की हद में रहकर लड़कर हम अपने हुकूक लेंगे और हम अपने प्रभाव का, हमारे इलाकों का हम विकास करेंगे। अच्छा, खासदार परिणीति शिंदे भी एक बड़ा चेहरा है सर, आप बोल रहे हैं कि उनके पास कोई लीडर नहीं है, चेहरा नहीं है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात करता हूं। मैं उत्तर में पिछले कारपोरेशन इलेक्शन में एक भी नगर सेवक कांग्रेस का नहीं था। अच्छा। जो थे सब के सब या तो दक्षिण के थे या तो मध्य के थे। अच्छा। अभी आपको ये सारी चीजें देखकर नहीं लगता कि जब एक आमदार अपने इलाके से अक्सरियत में जो है अपने नगर सेवकों को चुनकर नहीं ला सकता, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा। नहीं लाया उन्होंने। जितने थे दक्षिण और मध्य के थे, उत्तर का तो मामला दूर का है। अच्छा। अब मुझे यही बोलना है कि भाई कांग्रेस की जो बुनियाद है वो सेक्युलरिज्म पर है। अच्छा। अब तुम उस बुनियाद को छोड़ो मत। आज जो दिन है ना उससे बुरे दिन आपको देखने पड़ेंगे अगर आप सेक्युलरिज्म का दामन छोड़ेंगे। सेक्युलरिज्म जुबान से नहीं, दिल से होने चाहिए। अच्छा। अब ये नहीं हो रहा, इसके लिए लोग तुमसे दूर चले जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय क्यों जा रहे दूर? क्योंकि तुम मुस्लिम मसाइल के ऊपर कभी काम नहीं किए, उनका विकास नहीं किए, उनके मसाइल पर कभी ध्यान नहीं दिए। इसके लिए आज एमआईएम की तरफ जा रहे हैं सब लोग। अच्छा, सबसे बड़ा कारण ये है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि मुस्लिम समुदाय जो है दूर जा रहा है जी कांग्रेस पार्टी की ओर से, और कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन और एक पार्टी की बहुत चर्चा हो रही है जो मुस्लिम समुदाय को खास करके अपनी ओर खींचने का जो है काम कर रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से पिछले कुछ दिनों पहले दौरे पर अन्ना बंसोड़े आए थे, और खास अगर उनके दौरे पर अगर नजर डाली जाए तो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों में वो दौरा कर रहे हैं। और इंटरव्यू में जो है कार्याध्यक्ष जुबैर जो बागवान है वो कह रहे हैं कि एमआईएम इस बार हद पार होगी, इस तरह से उनका कहना है। आप क्या कहेंगे? अगर मैं ये कहूं कि आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैं वजीर आजम बनने वाला हूं, अच्छा, तो इसको आप कैसे देखेंगे? जो होना है वो ग्राउंड पर होना है। अच्छा, बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। आज 50% लोग जो है ना अपना माइंड बनाए हैं कि हमारा खैरख्वाह कौन है, हमारी बात कौन करता है, हमारे मसाइल को कौन उठाता है,
इसके ऊपर 50% लोगों ने अपनी राय कायम की है कि हमको वोट किसको देना है। अच्छा। तो ये हो सकता है जुबैर बागमान साहब का ये उनकी सोच ऐसी होगी, या उन्होंने जिस नजरिए से जमायम को देखा है, या उनको इस बात का अंदाजा है कि वो हद पार होगी, तो ये उनका अपना नजरिया है, लेकिन मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। सर 50 करोड़ रुपए की निधि लाने की भी बात हो रही है। मेरा बॉस बैठा है महाराष्ट्र में, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके पास है, चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम है, और आपके पास कौन है? आप अगर आ भी जाते हैं तो विकास क्या करेंगे, निधि कहां से लाएंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रहा है। बहुत सही बोल रहे हैं आप। मुझे एक बताइए कि आनंद चंदन शिवे कल तक कौन सी पार्टी में थे? बीएसपी में थे। अच्छा। आप जाकर उनके प्रभाग का जरा दौरा कीजिए। अच्छा। आपको अंदाजा होगा कि उतना डेवलपमेंट मेरी निगाह में शहर में किसी ने नहीं किया है। अच्छा। और उनके सिर्फ 3 कारपोरेटर थे। अच्छा। 3 कारपोरेटर लेकर वो बंदा लड़कर, उनको ये मालूम है कि कहां से कौन सा फंड मिलता है, उन्होंने लड़ झगड़ कर वो फंड लाया, अपने इलाके में इतना काम किया है कि मैं उनका विरोधक रहने के बावजूद भी मैं उनको सलाम करता हूं। अच्छा। बहुत आनंद चंदन शिवे ने काम किया है। अब मुझे एक बताइए कि कांग्रेस की सत्ता राज्य में थी, केंद्र में थी, तब इन इलाकों का विकास क्यों नहीं हुआ? अच्छा। आज जो है ना हमारे जुबैर भाई अगर ये बोलते हैं तो ये इलेक्शन के वक्त क्यों बोल रहे हैं? वो करके क्यों नहीं दिखाया उन्होंने? अच्छा। उनके कार्यकाल में। तो ये है कि ये बहुत अच्छी सोच है कि 50 करोड़ रुपए निधि वो लाएंगे। मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं, नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं, लेकिन इन पैसों को यमाइम से और यमाइम के नेताओं से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। यमाइम खड़ी है, पिछले 13 साल से यहां पर है, बगैर किसी सत्ते की भागीदारी के ये पार्टी चल रही है। पहली बार जितने वोट मिले, दूसरी बार उससे ज्यादा मिले, दूसरी बार जितने मिले उससे तीसरी बार उससे ज्यादा मिले। अच्छा। तो लोगों का रुझान पार्टी की तरफ है, और यमाइम से लोगों की तवक्कात है कि वो कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा सर, अभी समझो आपको टिकट मिल जाता है जी, और आप चुनावी मैदान के अंदर होते हैं जी, तो अपना विरोधी पार्टी कौन रहेगा आपसे जिसकी फाइट होने वाली है? आपको क्या लगता है कि प्रभाग 14 में आपका विरोधी? प्रभाग 14 में देखिए साहब, फैक्ट की बुनियाद पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, अच्छा, ये दोनों ही रहेंगे। क्यों? तो प्रभाग 14 में भाजपा का उतना कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, दोनों में मतलब ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहेगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस का फिर या कांग्रेस का? मेरे हिसाब से तो जो मैं आज देख रहा हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग जिस तड़प के साथ लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कन्विंस कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बनस्बत कांग्रेस बिल्कुल एकदम ठंडे डिब्बे में बंद नजर आ रही है मुझे। तो हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन कहीं भी आप शहर में देखिए कि उनके कोई बंदे हलचल कर रहे हैं क्या? एक आध होगा कोई, मैं उनके एक चंद लोग होंगे, लेकिन ऐसे पार्टी जो है बहुत ही पैसिव हो गई है। अच्छा, कांग्रेस, नसीम खलीफा का भी नाम चल रहा है, शोएब महागामी का भी नाम चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी हाँ, चल तो रहा है, दोनों भी दावेदार हैं टिकट के। अब देखें क्या क्या होता है। अच्छा, मतलब कांग्रेस से ज्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा आपका, ऐसा कहें? मुझे ऐसा लगता है जाती तौर पर। अच्छा, क्या विकास के मुद्दे हैं सर प्रभाग क्रमांक 14 में जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं? आपको क्या लगता है? मैं 2-3 चीजों को बहुत ज्यादा, मैं इलेक्शन लड़ने का जो फैसला किया ये 3 मुद्दों के लिए। अच्छा, सबसे पहले एजुकेशनल, शहर के तमाम मीडियम के स्कूल्स, कारपोरेशन स्कूल्स, अच्छा, आप इनकी हालत अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बेदर्दी से जो है ना ये स्कूल चलाए जा रहे हैं। अच्छा, बच्चों के लिए कोई सहूलत नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर टॉयलेट का तक इंतजाम नहीं है। अच्छा, वो बच्चों के लिए प्रॉपर टाइम पर यूनिफॉर्म का, नोटबुक्स का इंतजाम नहीं होता।
अच्छा वो टीचर्स के ऊपर क्लरिकल काम का इतना बोझ डाला गया है कि वो बेचारे वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे क्लरिकल काम करते करते। अच्छा सबसे ज्यादा मैं इन स्कूल्स के लिए काम करूंगा, एक अच्छी इमारत, वहां बैठने के लिए अच्छे बेंचेस, वहां टीचर्स की ट्रेनिंग कराकर एक मियारी तालीम देने के लिए जो है ना हम टीचर्स को तैयार करेंगे। और दूसरी बात है सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी नजर में है वो है प्रभाग 14 के हॉस्पिटल्स। अच्छा मैं आपको बताता चलूं कि हमारी बॉर्डर पर प्रभाग 14 की बॉर्डर पर जीजामाता हॉस्पिटल है। अच्छा ये सिविल के बाद एक ही ऐसा हॉस्पिटल है जो कारपोरेशन चलाती है, जिसे अगर आप जाकर वहां पर देखेंगे कोई सुविधा नहीं है। अच्छा और मैक्सिमम यहां पर लेडीज के प्रॉब्लम्स को लेकर वहां पर लोग जाते हैं। अच्छा हर समाज के लोग हैं, अक्सरियत मुस्लिमों की है, लेकिन अदर देन मुस्लिम भी जो है ना इस हॉस्पिटल में जाते हैं। अच्छा आप चक्कर लगा कर देखिए, कभी पानी है तो कभी नहीं है, कभी गर्म पानी है तो नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है। अगर किसी औरत की इमरजेंसी में सीजरिंग का अगर मसला आता है तो वो डॉक्टर्स आगे लिख देते हैं कि आप सिविल हॉस्पिटल जाओ। अच्छा अगर उस बीच इनके जीजा माता से सिविल हॉस्पिटल जाने के बीच में उस औरत के साथ कुछ कम ज्यादा होता है, कौन जिम्मेदार है इसका? अच्छा अरे एक हॉस्पिटल तुम वहां पर एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना सकते क्या? अच्छा तो ये दूसरा मेरा मुद्दा है कि जीजा माता हॉस्पिटल को पूरे साहित्य के साथ जो जरूरी उपकरण है उनके साथ एक मियारी हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करूंगा। अच्छा और मेरा तीसरा मुद्दा है, आप अगर गौर करेंगे तो बाकी वीआईपी जो एरियाज हैं वहां पर इतने खूबसूरत गार्डन बनाए गए हैं। अच्छा और हमारे यहाँ के गार्डन जो है ना वो कचरे का कुंडा बन गए हैं। अच्छा तुम सही तौर पर वॉकिंग नहीं कर सकते, वॉकिंग ट्रैक नहीं है वहां पर। अच्छा लोगों के को बैठने के लिए जो है ना बेंचेस नहीं है, अच्छा बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। अच्छा क्या कर रहे हैं आप लोग? बरसों से सियासत कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी जरूरतें क्या है ये भी नहीं आपको मालूम। भैया हमारा हक है, हम टैक्स देते हैं, हर तरह के टैक्स, डबल डबल टैक्स, 6 दिन में एक मरतबा पानी आता है और हम साल भर के पानी का टैक्स देते हैं। अच्छा जगह के हमारे इमारतों के टैक्स देते हैं, फिर भी हमारे इलाके क्यों इतना वंचित रह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सर सबसे अहम जो सवाल जो पूछने में हिचकिचाहट भी होती है और संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती को ये एक सुराग सा मारता है कि बागवान दो बिरादरियों का मसला, जहां पर समुदाय के आधार पर इलेक्शन हो रहा है, बिरादरियों के आधार पर इलेक्शन हो रहा है, जात के आधार पर इलेक्शन हो रहा है। तो प्रभाग 14 के अंदर जो बागवान बिरादरी को लेकर चर्चाएं होती है कि दो बागवान जैसा कि तौफीक हत्तुरे साहब हैं, तो दो बागवान को यहाँ पर पार्टी टिकट कैसा देगी? साहब इससे आप भी बागवान, अशफाक बागवान, फिर तौफीक हत्तुरे साहब वो भी बागवान। मैं इसके आगे और बताता चलूं आपको, ये तीन तो वे, हमारे नसीम खलीफा भी बागवान, अच्छा फिर कलीम तुलजापुरी भी बागवान। अच्छा नहीं जमायम नहीं नहीं अंदर हाँ नहीं इलेक्शन तो ये आने तो वाले हैं ना, आने वाले सामने आने वाले। मैं आगे आपको बात बताता हूँ कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अच्छा ये लोग हैं सब बागबान हैं, है ना। अच्छा अब आप बागबान है करके चुनने वाले हैं या कैपेबल है ये इंसान करके चुनने वाले हैं, ये एक सवाल नंबर 1। अच्छा कुछ लोग कुछ जाति रंजिश की बिना पर, और ये आज से नहीं 2002 में मैं इलेक्शन लड़ा था कारपोरेशन का। अच्छा उस वक्त भी जो है ना मेरे साथ ये सब हुआ था। अच्छा मेरे एक दोस्त है सलीम हिरोली, जो बहुत अच्छा बोलते हैं मुझे जी बोलते कि आपको बागबान बागबान नहीं समझते और जो बागबान नहीं है वो आपको बागबान समझते हैं, और आप दोनों तरफ से भी मारे जाते हैं। जी मैं बोलता हूं कि और जो है ना बागबान है कि तांबुली है कि कुरैशी है कि बकर कसाब है, ये देखकर नहीं दिया जाता। अच्छा तुमको और देना है कि तुम्हारे काम में कौन आ सकता है, तुम्हारी जरूरत के वक्त कौन आ सकता है,
तुम्हारे मसाइल को कौन हल कर सकता है, तुम्हारी आवाज को कौन बुलंद कर सकता है, इस बुनियाद पर एक साफ सुथरे चरित्र वाले पढ़े लिखे इंसान को चुनकर देना चाहिए। फिर वो बागबान रहे, नदाफ रहे, तंबुली रहे, फिर वो किसी भी बिरादरी से रहे। मैं इन चीजों को मानता नहीं हूं, लेकिन ये मुझ पर थोपा जाता है, ये मेरी मजबूरी बागवान है। क्यों नहीं मानते सर आपको, जो बागवान है जी, क्यों नहीं मानते आप, जैसा बता रहे मेरा ताल्लुक मार्केट से बहुत कम रहा ना। हैं? अच्छा, मतलब जो मार्केट ही करते हैं वही बागवान, जो एक जनरली ऐसा होता है कि तिजारत में जो है ना, लोग आपस में रोज के मिलने जुलने वाले होते हैं, अच्छा तो वो रोज एक दूसरे का मिलना जुलना रहने से ज्यादा अपनायत होती है ना। अच्छा अब हम जॉब कर रहे हैं, अच्छा जॉब करने की वजह से जो है ना, बिरादरी के साथ जितना होना चाहिए उतना हमारा कांटेक्ट नहीं रहा। अच्छा अच्छा लेकिन 2002 के इलेक्शन में बागबान भी जो है ना, बागबान की बुनियाद पर वोट नहीं दिए, अच्छा मेरी मुखालिफत में वोट दिए। मेरे सामने तो कोई बागबान था नहीं, अच्छा मुझे बोल कर दिए नहीं देते तुमको वोट करके। अच्छा ये हर एक लोकशाही है, सबको आजादी है। मेरा इस ताल्लुक से एक ही कहना है कि जात बिरादरी के नाम पर वोट डिवाइड मत करो। अच्छा आपको जो बंदा अच्छा लगे आपके हिसाब से उसको वोट दो, फिर वो किसी भी समाज से रहे, किसी भी बिरादरी से रहे। अच्छा। जैसे सर इच्छुक उम्मीदवारों की लिस्ट अगर खंगाली जाए तो उसमें एक टीचर आप ही हैं, बाकी अगर देखा जाए तो साम दाम दंड भेद और थोड़ा सा शरारती उम्मीदवार जिस तरह से कहें, वो शरारत क्या है आप भी जानते हैं। थोड़ा सा राजा बागवान उन सारी चीजों को हैंडल कर पाएंगे, फेस कर पाएंगे, ऐसा आपको लगता है सर, अगर टिकट देती है पार्टी तो चुनावी मैदान के अंदर? हाँ बिल्कुल, अच्छा सवाल है। मैं हैंडल नहीं करूंगा, मगर मेरा जिस पर भरोसा है वो हैंडल करेंगे, वो है कानून। अच्छा, उनको कानून हैंडल करेगा ना, अच्छा मैं कैसे हैंडल कर सकता हूं? मैं वो अगर लड़ने पर आए, मैं कानून का साथ लूंगा। अच्छा, मुझे लड़ने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतना ही जीतना है। अच्छा, मैं तो वो जो ताकत की बात कर रहे हैं, अच्छा, उनको तो पुलिस देख लेगी। मतलब अभी पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी है, हर चीज से तैयार है राजा बाबू। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अगर हमारे कायद, हमारी क्या बोलेंगे उसको, हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे लीडर फारूक शाब्दी अगर मौका देते हैं तो किसी भी मैदान में, अच्छा, किसी भी मैदान में मैं उन्हें रुसवा नहीं करूंगा, और न ही मेरे प्रभाग के लोगों को मैं शिकायत का मौका दूंगा। सर सूत्र बता रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की आप पर खास नजर है, अगर टिकट नहीं मिलता तो आपकी भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से आपको ऑफर है, ऐसी भी चर्चा है। मैं भी सुना ये बात कि मुझे भी पूछे कि आपको राष्ट्रवादी वाले बात कर रहे हैं करके। अच्छा, तो मैं जो मुझसे बात की, मैं उनको यही बोला कि भाई आज वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, मैं तो जो है ना एमआईएम के लिए काम किया हूं, करूंगा। अच्छा, और जिस दिन मुझे ये बोलेंगे कि नहीं भाई अब तो हमारे काम के नहीं रहे या हम तुमको टिकट नहीं दे रहे हैं, अच्छा, तो उस जगह पर ठहर कर मैं सोचूंगा। आज क्यों सोचूं जबकि मुझे 100% गारंटी है कि इंशाल्लाह ताला मुझे टिकट मिलेगी। अच्छा, सोच के रखा होगा ना सर कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो भूमिका रहेगी ना आपकी? देखिए, मैं झूठ और इधर उधर की बातों में नहीं मैं ये करता। अच्छा, क्या आह्वान करना चाहेंगे सर प्रभाग क्रमांक 14 की जनता से आप? मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ प्रभाग 14 के वोटर से ये अपील करता हूं कि आप किसी बहकावे में ना आए, और ये जो अभी बात चली थी बिरादरी की, बागबान ये वो, इस साजिश का शिकार न बने। भले ही आप वोट किसी भी दें, मैं ये नहीं कहता कि मुझे दें, आप किसी भी दें, लेकिन उसकी बुनियाद जो है ना, उसकी बिरादरी नहीं होनी चाहिए। आप ये इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा कर लीजिए कि आपकी आवाज को सभागृह में कौन उठा सकता है, कौन बोल सकता है, कौन मांग सकता है, छीन सकता है। ऐसे बंदे को आप अपना वोट दीजिए और उन्हीं को कामयाब करने की कोशिश कीजिए, लोगों के बहकावे में न आइए। ये थे हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 14 के इच्छुक उम्मीदवार। पेशे से इन्होंने कई सालों से
बच्चों का एजुकेशन संवारने का, बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है, लेकिन सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, सियासत में चुनाव लड़ने की तैयारी है। राजा बागवान सर का ऐसा कहना है कि इस बार जो है चुनाव लड़ना तय है, प्रभाग का विकास करना तय है। एजेंडा लेकर राजा बागवान सर हर लाइन से जो है फिट नजर आ रहे हैं। जो भी मीडिया न्यूज के सवाल थे हमने उनसे किए, जो जनता के सवाल थे हमने उनसे किए। बड़े बेबाक तरीके से बिना हिचकिचाए अपने पढ़ाई का सबूत देते हुए अपने कलम की ताकत को यहाँ पर राजा बागवान सर ने रखा है। और भी कुछ उम्मीदवार हमारे स्टूडियो में आएंगे, बातचीत करते रहेंगे, उनसे चुनावी चर्चा होती ही रहेगी। हम यही रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ आए चुनावी चर्चा में। तीखे और मीठे दोनों सवाल आपसे हमने किए, तो बड़े बेबाक तरीके से आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत आपको बधाई। पार्टी आपको टिकट देगी ऐसी भी हम उम्मीद रखते हैं, और अगर आपको टिकट मिलता है तो जनता के काम आएंगे, प्रभाग का विकास करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।